पॉलिटिक्स में तो सभी झूठ बोलते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं है ऑलरेडी कि इट्स फाइन? पाकिस्तानीज को कहते हैं कि भाई थोड़े से हम इनटॉलरेंट हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम बहुत टॉलरेंट नहीं है हम। इस चीज में वो इनटॉलरेंस कहाँ जाती है? यहाँ पे हम क्यों टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं लोगों की दो नंबरी? ज्यादा नहीं बताएं यहाँ पे न्यूजीलैंड वालों को, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे ना, तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पे आप आके यहाँ पे 1 साल ड्राइव कर सकते हैं। उनको अगर पता लग गया ना कि वो किस तरह लोग लेते हैं लाइसेंस, एग्जैक्टली। वो बंद हो जाएगा, तो ज्यादा हाँ ज्यादा नहीं। अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। टाइपिंग कैसी जा रही है इमरान? टाइपिंग? टाइपिंग कहाँ तक अरे यार, पहुंची? ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अभी तो ये आराम आराम से बढ़ेगी, इट विल टेक टाइम। अरे 2 हफ्ते का टाइम, एक दो हफ्ते की हफ्ते का टाइम इसलिए तो दिया था। पिछले हफ्ते मैंने नहीं पूछा था टाइपिंग का, क्योंकि इट इज अ स्प्रिंट। क्या आई थिंक प्रोग्रेस फॉर हो रही है? टाइपिंग आप तो गिफ्टेड है, बचपन से करते आ रहे हैं। हम बुड्ढों के लिए आई थिंक ये मैराथन ही है, आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं। अरे वो एमरीन अभी इंतजार कर रही है, उन्होंने मुकाबला करना है टाइपिंग का, कैलेंडर पे ऑनलाइन रख मुकाबला। कैलेंडर पे रख लेते हैं। अभी जो है वो जून जुलाई, तो आई थिंक नेक्स्ट दिसंबर 2022। ठीक है, वाह। ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करेगी। अब देखेंगे कौन सबसे ज्यादा तेज टाइपिंग करता है। और फिट है जबरदस्त है। 1.5 साल डेढ़ बाद साल तैयार है। ज्यादा अच्छी चीजों में टाइम लगता है। सही सही। गुड। तो आज मुश्किल जो जज्बात आपने शर्ट पहनी है, ये किस थीम पे है? क्या इसकी खास बात है? नॉर्मली वैसे आपकी शर्ट बहुत अच्छी कलरफुल होती हैं, और कुछ ना कुछ लॉजिक होती है उसके बिहाइंड। आज क्या? कलर नहीं आज लॉजिक कलरफुल क्यों नहीं है, ये सवाल है। नहीं। नहीं नहीं, कलरफुल तो अभी भी है, मतलब ये डिजाइन है। लेकिन वो बीच बीच वाली फीलिंग नहीं आई ना इसके। आप बीच पे तो नहीं जा रहे? तो वही ना, बाइस। फ्रेशनेस है ये। जिंदगी गुलजार है भाई, बस सुबह उठो और शीशे में लिखो जिंदगी गुलजार है, वहीं से शुरू करो जिंदगी। एवरीथिंग। एक एक वो राइटर है सेल्स का, जेफरी गटमोर। वो बड़ा फनी तरीके से सेल्स की ट्रेनिंग देता है। स्टेटमेंट है, मैंने अपनी वो सिग्नेचर जो ईमेल ना उसके नीचे लिखी हुई थी काफी अर्से तक। बड़ी अच्छी लगती है, इट्स वेरी सिंपल। अगर समझ आए तो, व्हाट्स सो फनी, एवरीथिंग, दैट्स इट। वो इतनी डेप्थ है ना इस चीज में। किसी भी चीज को अगर एक ह्यूमर का या एक ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा वो वाला लाइवली थोड़ा सा एनर्जी दे दो ना, बड़ा गंदे वाले इवेंट भी बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल हो जाते हैं। सही सही। एटलीस्ट और क्या चल रहा है कराची में ईद के अलावा? ईद कैसी गुजरी? और क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ईद तो वैसे ही गुजरी, अब तो काफी बेहतर होती है। अभी भी खैर वीडियोस वगैरह देखी हैं जहाँ पे गंद बलाएं हैं, लेकिन बेहतर है। लेकिन खैर इस बार की तो हाइलाइट्स ईद नहीं है। जो मीडिया भरा हुआ है वो कश्मीर के अपकमिंग इलेक्शंस से भरा हुआ है। हाँ, और मैंने भी कुछ देखी रिसेंटली वीडियोस, और जो थोड़ी बहुत खबरें मैं देख रहा होता हूँ पाकिस्तान की, तो उसमें ऑलमोस्ट वही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है कि एक पार्टी का लीडर जो है वो दूसरे को कह रहा होता है कि भाई तुमने कश्मीर बेच दिया, और वो दूसरी पार्टी का लीडर अगले दिन आके पहले को कह रहा होता है कि तुमने कश्मीर का सौदा कर दिया। फिर तीसरी पार्टी आके वो कुछ अपनी कहानी करती है। फिर चौथा सियासतदान वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि नहीं ये सारे गलत हैं, मैं ठीक हूँ, कश्मीर को मैंने बचाया है, बाकी सबने बेच दिया है। तो ये चीज समझ नहीं आती कि सारे लोग एक साथ ठीक कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फनी सिचुएशन नजर आती है कि ये हर कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि भाई तुमने बेड़ा गर्क किया है, तुमने नुकसान किया है, तुम खराब हो। सारे एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, तो सारे एक साथ ठीक कैसे हो सकते हैं? सबकी ऑडियंस है जो उनको ठीक समझती है। यार मुझे लगता है कि आई थिंक जो जनरली देखा गया है, वो पॉलिटिक्स में तो सभी झूठ बोलते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं है ऑलरेडी कि इट्स फाइन? हाँ, मतलब अगर अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं तो फिर आपको हर चीज के लिए फिर झूठ अलाउ कर देना चाहिए। आप फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अलाउ कर दें। आप कहें कि भाई जॉब पे भी जितना झूठ बोलना है बोल लो, कोई मसला नहीं है। आप अपने घर में भी झूठ बोलना शुरू कर दें। ये कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ बोलें कि भाई सियासत में झूठ जो है वो जायज है, बाकी जगहों पे गलत है? ये कहाँ से आया है? तो ये जो हमने एक डबल स्टैंडर्ड एक सोसाइटी में शायद बना लेते हैं हम कि भाई पॉलिटिक्स में तो चलता है, या पॉलिटिक्स में तो उसका पार्ट है, ये गलत नहीं है ये चीज? हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, मगर फिर पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी कैसे? मतलब मैंने तो बहुत ही कम ही देखा होगा कि कोई पॉलिटिशियन सच भी बोल रहा हो। अगर सब सच बोलेंगे तो पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी? पॉलिटिक्स थोड़ी चलेगी पाकिस्तान में। आई थिंक पाकिस्तान में ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। ये जो झूठ और सच के दरमियान जो लाइन है ना, आई थिंक थोड़ी सी इनविजिबल सी होगी। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन पाकिस्तान, और मैंने जिस कंपनी में काम किया है, फौज से मेरे बड़े
आधी जिंदगी उनसे हो रही है। आई थिंक हर जगह nobody thinks संभाल के बात वो करना झूठ फौज बोल के रहे बारे में। हैं। नहीं, वैसे मैं ओवरऑल हर किसी के बारे में बात करूं, मैं सिर्फ अपने इंटरेक्शन बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद फौज, फिर वो सिविल जितनी भी कॉर्पोरेट उसमें काम किए और इर्द गिर्द जितने भी हैं। आई थिंक हम में से मेरे समेत हम में से कोई भी कोई किसी इदारे में और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है तो उसकी जो लाइन है ना बड़ी, वो हमें लगता नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हर किसी ने सरवाइव करना है और वो सिस्टम का एक पार्ट बन गया है। तो सिस्टम में जो चीजें नॉर्म लगती हैं वो बस सही होती हैं, वो आपका जो जमीर है वो आवाज ही नहीं देता है आपको कि यार ये चीज आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट, हम भी कर रहे हैं, सही होगा। तो बेसिकली तो आप फायदे बता रहे हैं ना झूठ बोलने के। अगर हम लेट्स से पॉलिटिक्स को हम साइड में रख देते हैं, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी की बात करते हैं, हम क्यों इतनी एफर्ट करें कि हम सच बोलें? क्या फायदा हो रहा है सच बोलने का? क्यों बोलें सच? क्यों परवाह करें सच की? सब झूठ ही बोलना शुरू कर दें, मतलब ये कह रही है ना? मतलब अगर झूठ बोलना आसान है तो फिर जाहिर है इसी वजह से सब बोल रहे हैं ना। क्या बेनिफिट है सच बोलने का कि लोग सच की तरफ राग़िब हो? क्यों परवाह करें सच सुनने की, सच बोलने की? Whatever suits you, I think whatever fits the bill। तो यही मुझे नजर आता है कि हमें शुरू से वो क्लास 9 क्लास 10th में गेस्ट पेपर्स और उसके बाद फिर एक शॉर्टकट की आदत बन गई है। अगर दूध वाला पानी मिला रहा है दूध में तो वो गलत नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है। और अगर वो नहीं बता रहा है तो वो भी गलत नहीं कर रहा, बिकॉज हर कोई कर रहा है। आई थिंक झूठ या सच की अगेन वही जो चीज है, जो सच बोलने का कोई फायदा उसी वक्त है कि जब आपका उससे कोई फायदा हो रहा हो। सो बेसिकली जो सोसाइटीज बिल्ड होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिफाइंस हाउ वी डू ट्रांजैक्शंस विद ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेसिक रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम सच एक दूसरे के साथ सच बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी और आप मुझे इसकी इतनी सर्विस फीस देंगे। द एक्सपेक्टेशन इज कि मैंने जो कहा है मैं वो करूंगी, एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड इज कि जो आपने कहा है वो आप करेंगे और मुझे मेरी सर्विस फीस मिल जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ चलता ही इस बेसिस पे है, ये उसका फंडामेंटल फैक्टर है कि एवरीवन इज टेलिंग द ट्रूथ। और ऑब्वियसली दैट्स हाउ सक्सेसफुल सोसाइटी वर्क्स। जो एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में जब जलजला आया था, पाकिस्तान ने सारी दुनिया से इमदाद मांगी और सारी दुनिया ने बड़े खुले दिल से हमारी इमदाद की थी। 2005 की बात है ना ये? जी बिल्कुल, जो बहुत काफी बुरा था। बिल्कुल। तो अब दुनिया ने जो हमारी एड की, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो इमदाद भेज रहे हैं, इमदाद हम सही लोगों तक पहुंचाएंगे, जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचेगी। जबकि उसके पीछे की स्टोरी है कि एक काफी मेरे करीबी जानने वाले उन्होंने मुझे बताया था, वो उस वक्त पोजीशन में थे जिसमें उनका रोल ये था कि वो इमदाद लें और उसको आगे ट्रांसपोर्ट करें रेलेवेंट एरियाज तक। अब जो स्टोरी उन्होंने सुनाई वो स्टोरी उन्होंने ये सुनाई कि जो इमदाद आई उसमें बड़े ही कीमती ब्लैंकेट्स, चॉकलेट्स, मिल्क, खाने पीने की चीजें जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने भेजी और उम्दा क्वालिटी की थी। तो वो जब पाकिस्तान में लैंड हुई तो पहले मिनिस्टर्स की खवातीन ने जाकर, मिनिस्टर्स की जो बेगमात हैं, उन्होंने वहां जाके उसका इंस्पेक्शन किया। जो कुछ उनको समझ आ गया उन्होंने वो पिक एंड चूज कर लिया। उसके बाद और क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही थी ना वो। एग्जैक्टली और उसके बाद जितने लोग उसमें शामिल थे उन्होंने सबने अपने अपने हिस्से निकाल लिए। उसके बाद कहीं जाके वो इमदाद उस जगह पहुंची जहां उसे पहुंचना था। एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे कि जो चीज उन्होंने भेजी है वो सही जगह पहुंच जाएगी, वो तो हमने तो पूरी नहीं की। शायद यही वजह है कि एज अ नेशन हम वर्ल्ड वाइड इतने ट्रस्टेड नहीं हैं। हमारे तो डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तक जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो उसको सीधे स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हम एज अ नेशन ट्रस्टवर्दी नहीं है। ज्यादा नहीं बताएं यहाँ पे न्यूजीलैंड वालों को, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे ना। 1 साल के लिए आपको यहाँ पे वो ड्राइव करने देते हैं अपने फॉरेन लाइसेंस पे। तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पे आप आके यहाँ पे 1 साल ड्राइव कर सकते हैं। उनको अगर पता लग गया ना कि वो किस तरह लोग लेते हैं लाइसेंस, वो बंद हो जाएगा। तो ज्यादा ऑन द कॉन्ट्ररी, सारी बात उर्दू में हो रही है, उसकी ट्रांसलेशन भी हम नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अनदर एग्जांपल इज, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में जब लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था और पूरा फुल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। ये ऑब्वियसली लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो अपनी गाड़ी
पे बाइक्स लगा के किसी माउंटेन पे गए, हाइकिंग की, साइकिलिंग की और फिर वो वापस आए। डेविड क्लार्क नाम था। और ये बात न्यूज में आ गई। ऑब्वियसली उस बंदे ने अपॉलॉजी की और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये कहा कि अगर इस वक्त कंट्री इतनी क्योटिक सिचुएशन में ना होता, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ना होता, तो आई वुड हैव फायर्ड हिम। लेकिन मैं अभी मजीद क्योस नहीं क्रिएट करना चाहती, पहले हम कोविड से ही डील कर लें। लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच इज रिडिकुलस। उसने काफी स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल किए थे हमारी प्राइम मिनिस्टर ने। उस वक्त उसने स्टेप डाउन नहीं किया, बट लेटर ऑन ही एनीवे स्टेप डाउन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के गलती होती है, लोगों से स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, हम गलत बयानी भी करते हैं, लेकिन जब बात इन लाइट आ जाती है, सबको पता चल जाती है, तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन इज कि आप अपॉलॉजी करेंगे और आप साइड पे हो जाएंगे। एज अ नेशन हम ऐसा बहुत कम करते हैं, जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है। आपने बिल्कुल सारी बातें सही की हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि असल बात तो वो जमीन या इंटेग्रिटी की है ना। जब तक वो आवाज नहीं देगा, जब तक वो सही है। वो जो मिनिस्टर्स की वाइफ्स थी, उनको ये 0.1% इसमें से मैं ले लेती हूँ, बजाय इसके कि दूसरे मिनिस्टर की दूसरी वाइफ ले ले, तो वो इस तरह से कर करके मे बी 10% हो गया हो, जो 90% में 100% में से। मगर ये कहाँ से आया कि ये उनका उस पर राइट था? वो तो उन लोगों के लिए आए थे ना जो बेचारे जलजिले की जद हर में कोई आ कर रहा गए है थे। ना, हर कोई कर रहा है ना, हर हम्म कोई कर रहा है ना। वही वो नॉर्म, मैं वही कह सोसाइटी का रहा हूँ, नॉर्म वो है ना। सोसाइटी का नॉर्म बन गया ना। तो आई थिंक वो इंटेग्रिटी या प्रिंसिपल्स या वो सब चीजें, आई थिंक वो सोसाइटी से ही बंदे लेते हैं कि क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंटेग्रिटी है, वो सब चीजें। कुछ लोग तो ये कहते हैं अगर ये चीजें निकाल देना सिस्टम से, तो शायद सिस्टम ही चलना बंद हो जाए। सिस्टम चलना बंद हो जाए, तो क्योंकि ये लूप एक से दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे से चौथा कनेक्टेड है, एंड एवरीवन knows it's unwritten, but everyone knows कि यार this is how the things work। जिस तरह से आप दूसरी वाली एग्जांपल दे रही हैं, आई थिंक यहाँ पे तो कोई आवाज भी ना उठाए इस चीज की, बिकॉज नोज के यार ये स्टेटस का बंदा है, अगर ये हाइकिंग करने जा रहा है तो जाने दो यार, ये तो बड़ा बंदा है। हम तो अपने लेवल की चीज करेंगे, अपने लेवल के गुनाह करेंगे, और जो हमसे छोटा है वो उस लेवल के करेगा, तो ठीक है यार, उसका जायज बिल्कुल। हक है। जो 10 रुपए की चोरी कर सकता है वो 10 रुपए की करेगा, जो 1000 की कर सकता है वो 1000 की करेगा, जो लाखों की कर सकता है वो लाखों की करेगा, जो करोड़ों की कर सकता है वो करोड़ों की करेगा। चोरी सब करेंगे और चोरी सब एक्सेप्टेबल है, करेंगे, हाँ। और लेकिन एक्सेप्टेबल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही शायद सोसाइटी का नॉर्म है जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पर्सनल इंटेग्रिटी तो करती है मैटर, लेकिन ज्यादा मैटर शायद वो सोसाइटी का नॉर्म है जो मैटर करता है। कि जैसे वो इवन न्यूजीलैंड की एग्जांपल है, उसकी अगर इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा होती तो वो हो सकता है कि गलती ना करता ना। वो जाने से पहले सोचता कि यार ये रूल्स के खिलाफ है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने गलती की तो वो पर्सनल इंटेग्रिटी उसने कॉम्प्रोमाइज की अपनी, बहरहाल गलती हो गई उससे। लेकिन अब वो सोसाइटी का नॉर्म ये है कि यार अब इस जब ये चीज अब पता लग गई लोगों को और उससे ये सवाल कर लिया गया कि भाई आपने ये क्या किया है, तो अब ही हैज नो चॉइस बट टू से कि हाँ यार ये मेरे से गलती हो गई है एंड आई एम सॉरी फॉर इट। कुछ अरसे के बाद ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन। ऐसा नहीं था कि वो ऑपोजिशन की पार्टी थी कि जो कह रही थी कि नहीं इसको रिजाइन करना चाहिए, और उसकी अपनी पार्टी थी जो उसको बचा रही थी कि नहीं इसको रिजाइन नहीं करना चाहिए। उसकी अपनी पार्टी भी इस बात पे क्लियर थी। पार्टी की लीडर जो कि वजीर आजम थी, उन्होंने भी पहले दिन ही स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये गलती कर दी है और इसको मैं फौरन छुट्टी कर देती इसकी, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम इमरजेंसी से डील कर रहे हैं, जो कोविड फैल रहा है और हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो सिर्फ उस वजह से मैं इसको अभी फायर नहीं कर रही। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि इसको मैं वैसे ही निकाल दूंगी अल्टीमेटली, लेकिन उससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर निकालती हैं उसने खुद ही फिर रिजाइन थोड़े अरसे में कर दिया था। कहने का मकसद है कि ये वो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो कि आपको पुश कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू फॉलो अ बेसिक स्टैंडर्ड। तो वो ये नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी, वही जो हमने जिस बात से शुरू किया कि भाई वो एक पार्टी का लीडर जो है वो कह रहा है कि भाई दूसरे वाले ने जो है वो फ्रॉड किया है, दूसरे वाला लीडर अगले दिन कहता है कि नहीं पहले वाले ने फ्रॉड किया है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि यार ये इन दोनों को कोई सजा ना मिले? ये कैसे हो सकता है? कम से कम उनमें से एक है जो कि झूठ बोल रहा है ना। तो अब पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, दोनों की पार्टीज की एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि यार आप अपना प्रूव करें पॉइंट, और अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आपने गलत इल्जाम लगाया, उसकी सजा कम से कम मिलनी चाहिए आपको। ये कैसा नॉर्म आपने बिल्ड कर दिया सोसाइटी में कि आप रोज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, और दोनों की पार्टीज जो है वो उनको डिफेंड कर रही हैं, और वो सालों साल यही मामला चल रहा है, और फिर हर इलेक्शन में भी यही मामला चल रहा है, और वो साइकिल चल रहा है। ये कैसे हो सकता है ना? और कोई सवाल भी नहीं पूछता कि भाई आप में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और किसी किसी एक को तो सजा मिलनी चाहिए। कम से कम एक आदमी को, हो सकता है दोनों ने गलती की हो सकता है कि वो दोनों ठीक कह रहे हो जो इल्जाम लगा रहे हो, तो फिर दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक को तो मिलनी चाहिए सजा,
और कुछ नहीं तो जिस बंदे ने गलत इल्जाम लगाया है उसको ही आप थोड़ी सी सजा दे दें, लेकिन यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो जो मुझे तकलीफ होती है वो ये होती है कि पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई थोड़े से हम इनटॉलरेंट हैं, कि कोई नई चीज आती है तो हम उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, या कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, हम जज्बाती हो जाते हैं, हम बहुत टॉलरेंट नहीं है हम। तो इस चीज में वो इनटॉलरेंस कहाँ जाती है? यहाँ पे हम क्यों टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं लोगों की दो नंबरी, लोगों के झूठ, खास तौर पे ऐसे झूठ जो कि पब्लिक में बोले जाएं, हजारों लोगों से बोले जाएं और बार बार बोले जाएं। ठीक है, ये हम छोटे मोटे जो प्राइवेट झूठ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पब्लिक फिगर्स जो कि कौन हजारों से झूठ? लाखों के मजमे में खड़ा हो या गए बोलता है और बार बार बोलता है। पहले वो सवाल नहीं समझे तो करते ना। कलेक्टिवली, पहले समझे तो सही कलेक्टिवली कि ये कोई चीज गलत हो रही है। यहाँ हम्म पे लोग निकलते हैं, हम्म प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो जनरली किन चीजों पे होती है कि यार किसी ने, जब मजहब की कोई बात आ जाती है या कोई इस टाइप चीज बात आ जाती है कि यार किसी ने तो वो कोई वही ब्लास्फेमी कर इंटॉलरेंस, दी whatever। तो वो हमारे अंदर वो इंटॉलरेंस है ना। हाँ वो इंटॉलरेंस वो है, वो बिल्कुल इस मैं वही मामले कह रहा में हूँ कि वो इस मामले में कहाँ चली वो जाती है, वो मर जाती है इस यही मामले में एकदम से वो वो। वो सदियों से इनग्रेन्ड हो गई हमारे ध्यान में कि यार ये गलत है और ये सही है। वी हैव अ वेरी हम्म क्लियर लाइन। यहाँ पे एक्चुअली वो हैबिट ही नहीं बनी हुई कि कोई इस तरह से कॉल आउट करे कोई बड़े बंदे को हम्म कलेक्टिवली। थैंक्स टू सोशल मीडिया इज गेटिंग ट्रैक्शन, लेकिन चीजें टाइम लगती है और मैं यही सोचता हूँ कि चिकन एंड एग काइंड ऑफ सिचुएशन के इसका इग्निशन पॉइंट क्या है, कोई सिस्टम ऐसा पहले इम्प्लीमेंट हो बाय लक और बाय प्लानिंग कि जिसमें ये चीज जहनों में आए हमारे कि हमने किस चीज के बारे में स्टैंड लेना है एंड फर्म स्टैंड लेना है। या तो फिर ऐसा हो कि हम एक बंदा और फिर एक से जो है वो दो, दो से चार, चार से 16 और उस तरह हम्म से इंक्रीमेंटल जो है वो एक फोर्स बने और फिर वो निकले। दोनों चीजें पॉसिबल है, बट तो अगर चिकन एंड एग से ये मुराद है ना कि वो चेंज जो सिस्टम में आएगा वो सिस्टम लाएगा वो चेंज या पब्लिक लाएगी वो चेंज, यानी सिस्टम लाएगी फिर पब्लिक इंप्लीमेंट करेगी, या पब्लिक लाएगी और फिर वो सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा। मतलब सिस्टम खराब है या पब्लिक खराब है, ये सवाल है ना फिर। हाँ मतलब इन अ रॉ सेंस दिस इज ओनरशिप किसकी है इसका। अगर किसकी है, कौन अगर कौन कोई ठीक करेगा? स्टैंड नहीं ले रहा है इसको एक फर्मलेस का है, या जिसको इंटॉलरेंस बोल रहे हैं, इंटॉलरेंट होना चाहिए इस पे, उसका स्टैंड हम्म नहीं ले रहा है, इसकी ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक तो हम्म सिस्टम फॉलो कर रही है, हम्म या पब्लिक को ओनरशिप लेनी चाहिए इस चीज की हम्म और सिस्टम को चेंज करना हाँ, मेरा इस चाहिए। मामले में ख्याल ये कि वैसे तो ये चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदारी है ना वो पब्लिक की होती है। और ये ऐसी चीज नहीं होती कि जो एक दो दिन में ठीक हो जाती है, ये एक मुद्दत लगती है कि जिसके जिसके अंदर आपकी जो आम पब्लिक होती है वो अपनी सोसाइटी की नॉर्म बनाती है और अपना कल्चर बनाती है, और इसमें सारे सेगमेंट्स आपकी सोसाइटी के शामिल होते हैं। इसमें आपके लिखने वाले, आपके आर्टिस्ट्स, आपके जर्नलिस्ट्स, आपके प्रोफेशनल्स, हर तबके से जितने लोग होते हैं ना वो सारे के सारे अपना रोल प्ले करते हैं, और वो फिर मिल के कलेक्टिवली एक सोसाइटी का नॉर्म ओवर टाइम डेवलप करते हैं, और वो फिर एक सिस्टम के शक्ल में वो चीज बन जाती है। आपकी लॉज उस तरह बनना शुरू हो जाती हैं, आपके लीडर्स उस तरह के आना शुरू हो जाते हैं। अगेन इतना सिंपल नहीं है, इंटरडिपेंडेंसीज हैं, क्योंकि लीडर इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को, सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल में पब्लिक की आती है। जो इवन आपके फिलोसोफर्स हो गए, आपके ड्रामा लिखने वाले लोग हो गए, फिल्म बनाने वाले लोग हो गए, ये सारे मिलके एक सोसाइटी का नॉर्म डेवलप करते हैं। हम्म। तो आई थिंक वहां से स्टार्ट करने की जरूरत है कि हर एक ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है और अपने आप को इस मामले में इनटॉलरेंट बनाना है कि यार कि अगर ये एक बंदा एक दफा, दो दफा, तीन दफा मुझे झूठ बोलता है ना, तो मैंने इसकी बात सुनना छोड़ देनी है। बस आपने ना डंडा उठाने की जरूरत है, ना आप उसको उसकी गाड़ी पे शीशे तोड़ें या पत्थर मारें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाली बस इस मामले में इंटॉलरेंट हो जाएं कि यार इसने मेरे साथ बहैसियत कौम के, मेरे साथ एक लीडर ने या एक सियासतदान ने मेरे साथ 3 दफा झूठ बोल दिया है, बस इसके बाद अगर ये सच भी बोलेगा तो मैंने इसकी बात नहीं सुननी, तो बेसिकली मैंने अब इसकी बात कभी नहीं सुननी। तो ये एक बेसिक इंटॉलरेंस सोसाइटी को डेवलप करने की जरूरत होगी, तब जाके ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में हम जाएंगे कि
जो एग्जांपल मिसाल के तौर पे एमरीन ने दी, उस तरह की चीजें भी हमें नजर आना शुरू होंगी। और इन सपोर्ट ऑफ दैट पॉइंट के पब्लिक का ज्यादा रोल होना चाहिए इसमें। आप मुझे बताएं, हम अपने बच्चों को घर में यही सिखाते हैं ना कि बेटा तुम झूठ बोलोगे तो आगे से तुम्हें कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू लूज योर ट्रस्ट। तो जब हम एडल्ट लाइफ में आ जाते हैं तो हम इस रूल को कहाँ छोड़ देते हैं, या तो फिर हम बच्चों को हाँ बोला करें बेटा जो दिल में आए बोलो, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल झूठी क्यों ना हो। बिल्कुल। बच्चे को हम सिखाते हैं कि तुम सच बोलो, और बड़े होके खास तौर हम पे सियासत में तो हम बिल्कुल ही फ्री हैंड दे देते हैं, एग्जैक्टली जो और बोल रहे हैं बोलो। बिल्कुल। और पब्लिक का रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप लुक एट इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिशियन क्यों एक चीज वो कर रहा है, लोग उसकी बात सुन रहे हैं, वो क्यों अचानक से बोलेगा कि नहीं आज से मैंने सच बोलना है और मैं अपने सारे पॉलिटिशियंस भाइयों को बोलूंगा कि वो सच बोले। नहीं, ये पब्लिक ही करेगी कि नहीं आप 1 2 3 दफा झूठ बोल चुके हैं, दैट्स इनफ, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे बस। that's where you know they will start changing, because politician को क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। ये हम है जो बोलेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि नहीं आपको चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट इनटू इट एनीमोर। और हमने बेसिकली ट्रेन कर दिया पॉलिटिशियन को कि भाई झूठ बोलते जाओ, हम तुम्हें हम वोट सुन रहे हैं डालते जाएंगे, हम सुनते रहेंगे, हम नारे लगाते रहेंगे। तो हमने तो एक्चुअली उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनको हमने एग्जैक्टली प्रोवाइड कर दिया है कि भाई हम आपके पीछे हैं, आप जितना झूठ बोलेंगे हम उतना जोर से नारा लगाएंगे। बिल्कुल। तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है कि वो सच बोलें। सबसे क्लियर रास्ता यही है, ऑल्दो लॉन्ग टर्म, बट क्लियर रास्ता यही है कि एजुकेशन एंड सिविक सेंस। और उसका मीडिया क्या है, मीडिया उसके जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं। आजकल सोशल मीडिया का आई थिंक बड़ा रोल है इस चीज में, सब चीज रोल प्ले करती है। तो इट्स वेरी एप्ट के इसी तरह से अगर ये सिविक सेंस और एजुकेशन इसी तरह से बार बार इम्पोज किया जाए इन द लॉन्ग रन, आई थिंक ये चीज, जिस तरह से आप अच्छे डेवलप्ड नेशंस की बात कर रही हैं, खुशी होती है सुन के, उस तरह की चीज शायद हम भी कलेक्टिवली कर सकें। बिकॉज लाइक आई सबसे पहली चीज आई थिंक एक्नॉलेजमेंट होती है अपनी कि यार आप कहाँ खड़े हुए हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सेकेंड स्टेज इज के एक्नॉलेजमेंट के बाद के विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। People I'm sure in their hearts are willing to change, but they feel victimized by their system. तो मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि ऐसी बात नहीं है कि ये हमें कोई चेंज अचानक से लेके आना है। जब हम छोटे होते हैं हमें हर घर में यही पेरेंट्स को सिखाते हुए देखा है। कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो बोलेगा बेटा जाके झूठ बोलो, नहीं। हम बचपन की जो तरबियत है वो तो बेसिक अच्छी ही है, फिर अचानक से कहाँ जाके वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से जब सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्शन शुरू होती है और आपको नजर आता है कि झूठ बोलने में ज्यादा फायदा है, तब आप वो अपनी अच्छी तरबियत को पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें तो सिर्फ बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ, इट्स अ विशियस सर्कल। आई थिंक वो वही बच्चा है जिसको ट्रेन किया होता है बेटा ये झूठ नहीं बोलना, 2 नंबरी नहीं करनी, लेकिन वो जब एजुकेशन के बाद सिस्टम का पार्ट बनता है, आइदर वो सिस्टम को चेंज करे या फिर खुद चेंज हो जाए। सिस्टम अब इतना मकड़ी की जाली की तरह स्ट्रांग हो गया है कि उसमें वो ट्रैप हो गया, वो नहीं कर सकता है। लेकिन वही यूनिट स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक बंदा नहीं कर सकता लेकिन 1000 बंदे कर सकते हैं। और यहीं पे ये सोशल मीडिया आई थिंक आता है कि ये उन 1000-10,000 लोगों को थोड़ा सा जगाने में और कलेक्ट करने में, वही जो पहली स्टेज एक्नॉलेजमेंट, सेकंड स्टेज इज करेक्शन, इंटेंशन ऑफ करेक्शन, एंड थर्ड स्टेज इज करेक्शन। वो जो थर्ड स्टेज है आई थिंक उसमें वो कलेक्टिविटी की बड़ी जरूरत है। आप मुझे भाई कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं खाली उसी एग्जांपल से रिलेट कर रहा था कि हम सारे बेनिफिशियरी बन जाते हैं ना फिर उस सिस्टम के। अगर उस सिस्टम में जो खराबी है हम खुद भी फायदा उठाना शुरू कर देते हैं ना उससे। तो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं अपने तौर पे फायदा उठा रहा था सिस्टम में जो फ्लॉज थे या सिस्टम में जो खराबियां थी। जिस तरह इमरान अपनी वो जिक्र कर रहे थे कि जॉब के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था, तो वहां पे कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ कि जिसके अंदर मेरा पर्सनल फायदा हो सकता है, तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और आमतौर पे आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि यार ये मैं चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल फायदा या नुकसान हो रहा है ना। लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ मैटर नहीं करती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे होता है वहीं पे ज़्यादा पैसा बनता है लोगों का, और अंडर द टेबल और वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें भी होती हैं। एंड दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। और लोग उससे दोनों साइड पे बेनिफिट कर रहे होते हैं कि जिन्होंने काम कराना होता है उनका काम भी अब जल्दी हो जाता है, और जिसने जो काम कर रहा है उसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो एवरीबडी स्टार्ट्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द सिस्टम। तो कहना आसान होता है कि भाई चीजें ठीक होनी चाहिए, और जब आप बेनिफिशियरी होते हैं तो और ज्यादा मुश्किल होता है चीजों को ठीक करना, क्योंकि अब आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। सिस्टम जब ठीक हो जाएगा तो आपकी कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा आपको उसका, तो बहुत मुश्किल है करना ये। नुकसान क्या होगा यार, मतलब सारी दुनिया में दूसरे मुल्कों में चल ही रहा है, उनका सिस्टम भी तो चल रहा है। मतलब
अगर मैं लाइसेंस लेने की बात करूं पाकिस्तान में और लाइसेंस लेने की बात करूं न्यूजीलैंड में, तो क्या न्यूजीलैंड में कम लोगों को लाइसेंस मिलता है और पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को लाइसेंस मिलता है क्योंकि वो आसानी से तो मिल जाली जाता है ना, तरीके से लेते हैं? आसानी से तो मिल जाता है ना। न्यूजीलैंड में मुश्किल से मिलता है, खर्चा करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बट दे गो थ्रू दैट प्रोसेस, हाउ हार्ड कुड इट बी? हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड में आसान बना देंगे लाइसेंस लेना, तो न्यूजीलैंड में भी ज्यादा लोग लेना शुरू कर देंगे मजीद, और ज्यादा लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। हाँ तो लेकिन आसान होने का, गलत तरीके से लाइसेंस लेने का दो अलग चीजें हैं ना। मैं कह रहा मतलब हूँ हम फायदा बहुत सारे ऐसे लोग जो वैसे शायद अलाउ नहीं होता उनको गाड़ी चलाना। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैंने ये देखी है कि एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, या एक हाथ नहीं था उसका, हम्म और उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ था कराची में। वो एक एग्जांपल देखी थी मैंने, जो कि वैसे आमतौर पे पॉसिबल ही नहीं है होना शायद, क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने जाके जो पहला मेडिकल टेस्ट होता है, शायद वो लाइसेंस के जो प्रोसीजर है ना, उसमें पहला टेस्ट तो मेडिकल टेस्ट है। वो ये चेक करते हैं कि भाई आपके हाथ आंखें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो यार मैंने अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, चला शुक्र है, तो मैं थोड़ा वो शेयर करूं। वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है, एक वडेरे का बेटा था, उसका मैंने बोला कि यार ये तू प्लीज बनवा दे। हाँ 2 दिन बाद मेरे घर में वो ले आया कि ये ले इमरान भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ना किसी ने मेरी शक्ल देखी ना कुछ। और ये तो अगेन मैं इतना ओपनली इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज इट्स इट्स अ मेरे नॉर्म, नेबर ने इट्स अ किया इट्स अ होगा, नॉर्म। नॉर्म। उसके नेबर ने किया होगा। ये शायद आप हमें बता रहे हो तो हमें अजीब सा लगे, लेकिन ये बहुत कॉमन है। आप किसी और को बताएंगे तो कोई अजीब सी बात नहीं है। और ये बड़ा अच्छा आपने जो ये लाए, ये अरेंजमेंट जो है ना, आई थिंक भाई सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है जिससे मुझे आज फायदा हो, ये सरकार भी देख रही है और ये अवाम भी देख रही है। बिल्कुल, तो इसमें दोनों का बेसिकली फायदा हो रहा है। दोनों का फायदा हो ड्राइविंग रहा है। लाइसेंस वाले ने भी कहा यार क्या टेस्ट लेना और क्या सब चीजें करना है, इसमें सिर्फ एक को वो करो, इससे पैसे लो, खत्म बात। और बिल्कुल मैंने भी बिल्कुल। सोचा कि यार कहाँ जाना और ड्राइविंग करो और फिर पता नहीं फेल हो पास हो एक इम्तिहान, हम्म पैसे दो और जांच। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। लेकिन हम्म। यही हैविंग सेड दिस ये वाली चीज है ना कि इसमें आगे बेसिकली क्या करेक्शन किस तरह से करनी है, तो इट्स अ लॉन्ग गेम। और अगर शायद वो चीज है कि आज के टॉपिक में हम शायद नहीं डिस्कस करेंगे ये, क्योंकि वो फिर शायद एक लंबी डिस्कशन और हो जाएगी कि इसको ठीक कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या क्या एक ख्याल है? सवाल उठता है, मे बी हम किसी और एपिसोड में इसको डिस्कस कर सकें। अगर ये एग्जैक्ट एग्जांपल हम दें, सेम बंदा पाकिस्तान से उठ के किसी और मुल्क चला जाए जहाँ पे लॉ फॉलो होता है और वहां पे उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, तो अगर उसको 6 दफा एग्जाम देना पड़ेगा, वो 5 दफा फेल होगा, तो वो 5 दफा फेल होने के बाद 6ठी दफा दोबारा एग्जाम देगा तो ही उसको लाइसेंस मिलेगा। तो ये भी तो बात कॉन्ट्ररी टू दैट जो हम पीछे डिस्कस करके आए कि पब्लिक का ज्यादा रोल है कि वो सच सुनने की आदत डालें, जबकि इन कंट्रीज में लॉ है जो इम्प्लीमेंट हुआ है और आपको अबाइड करता है कि आप उसको फॉलो करें। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ किसी को पैसा खिला दें और आपको लाइसेंस मिल जाए। दिस इज द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो दिस, दैट्स इट। और हम करते भी हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? जहाँ पे अच्छा लॉ बना हुआ है वहां पे इंसान सारे अच्छे हो जाते हैं, और जहाँ पे खराब लॉ बना हुआ है वहां पे लोग उसको और खराब कर देते हैं। लेकिन जो सिस्टम बनाते हैं वो भी ये लोग ही आगे बनाते हैं। मतलब वही बात जो चिकन एंड एग की बात कर रहा था ना, वो यही है ना कि सीमिंगली तो फिर ऑल द ब्लेम गोज टू चिकन के सिस्टम ही खराब है। लेकिन फिर ये बात वाली बात भी सोचने के लिए है कि यार सिस्टम बनाया किसने है कहीं सिस्टम? से कोई वही तो नहीं आई ना, वो बनाए ही है किसी ने। आसमान से तो नहीं आया था सिस्टम, लाइसेंस का हाँ सिस्टम। सही। खैर बात तो वो कश्मीर से और में झूठ से शुरू हुई थी। तो बात वो ये है कि ये जो सिस्टम ही सारा इस तरह से है ना कि वो आपको कंपेल ही नहीं करता कि टू डू द थिंग दैट इज प्रिंसिपली राइट। अ फ्यू ऑफ दोज एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन इन कलेक्टिवली ये सारा सिस्टम ही चेंज होने वाला चाहिए, जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी, जो मेन टॉपिक में भी हमारा वो है कि अथॉरिटीज है उनको हम लोग अकाउंटेबल ठहरा सके। तो उसके लिए बड़ा रास्ता एक तय करना, उससे पहले जो है वो जो सारा निज़ाम है उसमें इस तरह की चीजें लानी है, इसमें हमें एहसास तो हो कि हमें क्या प्रिंसिपली सही है क्या प्रिंसिपली गलत है। कलेक्टिवली, इंडिविजुअली शायद मुझे पता है, लेकिन कलेक्टिवली इन अ सिस्टम। ठीक है। और आई थिंक एट द एंड, like always, we are very eager to listen to our audience कि what they have to say about this, because learning goes both ways। बहुत सारे knowledgeable audience मौजूद है जो हमें देख रही है, दानिश्वर। तो वो अगर कोई कमेंट दें तो उसमें हमें बड़ा एक रास्ता मिलेगा कि शायद हम कोई चीज गलत बोल दी है, अगर सही चीज बोली है तो उस पर इंकरेजमेंट मिलेगी। तो विद दैट नोट लेट्स से गुड बाय फॉर दिस वीक। अगले वीक मिलते हैं।
चलें, बहुत भाई, शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ठीक हाफिज। है, see you, बाय। bye.